नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि काजले है। मैं भारतीय राजस्व सेवा 2007 बैच से हूँ। वर्तमान में दिल्ली में एडिशनल कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मुझे बताया गया है कि जिस सेगमेंट से आज हम बात कर रहे हैं वो 11th-12th के बच्चे हैं या उससे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे के करियर के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। उस तरह के सेगमेंट से आज हम बात कर रहे हैं। और इस दिशा में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्किल है, जो कि एक लाइफ स्किल भी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कि हम जिस भी तरह की हम पढ़ाई करें, जिस भी करियर का हम चुनाव करें, जिस भी दिशा में हम जीवन में जाना चाहें, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहें या अपना बिजनेस चलाना चाहें या कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहें या किसी प्रकार की प्रैक्टिस करना चाहें एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, एज अ सीए, तो सभी प्रकार के जो करियर ऑप्शंस हैं उसके लिए हमको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत कुछ आते हुए भी, बहुत कुछ जानते हुए भी, हम लोग जब बारी आती है उसको एक्सप्रेस करने की, लिखित में या फिर बोलने में मौखिक रूप से, तो हम बहुत संघर्ष करते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी बात को कहें कि वो दूसरे तक पहुंच पाए, कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो अच्छी प्रकार से कह पाएँ। ख़ास तौर से जो हम लोग नेटिव हिंदी भाषी हैं या जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ते हैं, मराठी मीडियम में पढ़ते हैं, गुजराती में पढ़ते हैं, तमिल में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को एक और समस्या आती है कि जब करियर की चुनाव की बारी आती है तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, बहुत तरह के जो इंटरव्यू होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। और हमारे जो छोटे शहरों के जो स्कूल्स हैं या क्षेत्रीय भाषाओं में जो शिक्षा हम लोग लेते हैं, वहाँ पर इंग्लिश की जो स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं उस पर बहुत काम नहीं होता है। हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है उसका फोकस बहुत रीडिंग पे बहुत रहता है और रोट लर्निंग का हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम अभी तक रहा है, जिसको कि अभी एक नई शिक्षा पद्धति जो आई है, चार्डी मिनिस्ट्री ने जो अभी दी है, उसको बदलाव की एक बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। लेकिन अभी तक जो सिस्टम रहा है उसके तहत हम रोट लर्निंग के मेथड से पढ़ते थे। सो हमारा फोकस बस इतना होता था कि एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स कैसे लेना है, लेकिन जीवन के लिए किसी प्रकार की जो स्किल्स डेवलप करना है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग नहीं करते थे। सो जब करियर चुनाव की बारी आती है, जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है, तो हम लोग संघर्ष करते हैं। सो आज मैं एक लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपसे बात करती हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है। सो ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या सपोज़ हमको स्टेज पर बोलने के लिए कभी बुलाया जाता है किसी समारोह में, जब हम अपनी सर्विस में आ चुके हैं या हम किसी प्रकार का अपना करियर का चुनाव कर भी चुके हैं, तो हमको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाना, वो आना चाहिए। लेकिन हम लोग को उसमें बहुत घबराहट होती है, हमारे पास सही शब्दों का चुनाव नहीं होता है। सो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस लाइफ स्किल पे काम करें। इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया, आप देखिएगा कि जो दुनिया की जो आबादी है उसका सर्वाधिक यूथ, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूथ इन इंडिया में है, भारत में है। एक एवरेज इंडियन की आज एज है 29 ईयर्स। 15 से 24 साल की जो प्रतिशत आबादी है हमारी 19% है। और आने वाले समय में इंडिया जो है एक विश्व गुरु के रूप में, एक विश्व लीडर, वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। सो
अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु के रूप में, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में अगर हम लोग को उसको बढ़ाना है आगे, तो उसके लिए ये जो यूथ है वो स्किल्ड होना पड़ेगा, वो कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, उसके पास स्किल्स होनी पड़ेंगी। दुनिया जहान में जाकर अपनी बात को कह पाने का जो है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। सो उसके लिए ये स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एक अहम स्किल है। आप ये भी देखिएगा कि आने वाले समय में किस प्रकार के जो है करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं। समय के साथ जो है हमारी आबादी जो है उसका बहुत सारा हिस्सा जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री में न जाके सर्विस में शिफ्ट हुआ है। सो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन अप हो रहे हैं। बीपीओ सेक्टर है, एमएनसीज हैं, डेटा एनालिटिक्स के सेक्टर हैं, या रिटेल है, या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बिजनेस है। सो जो आने वाले समय में जिस प्रकार के सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रहे हैं उसको देखते हुए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पर काम करें। सो इस भूमिका के साथ में अब हमको देखना है कि हम काम किस प्रकार से करें। सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है कि अपने विचारों को कह पाने की जो आपका in a conventional way, how you communicate, how you express your ideas, your views, your thinking, whatever you know. So संचार, विचारों का संचार। तो आपके पास विचार बहुत अच्छे हैं, आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका संचार ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए विचारों के संचार के लिए जो माध्यम है वो भाषा है। जो कम्युनिकेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो आप वर्बल कम्युनिकेशन जो आप शब्दों से कहते हैं, या आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, किस प्रकार से आपके हाव भाव हैं, आपके हाथ, आप कैसे जेस्चर्स कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपके body language, how do you sit, how do you stand, how do you talk to people, whether you are smiling or not. So all those things they are non-verbal. So वो भी बहुत important है। आपका जो एनर्जी लेवल है, आप किस भाव से बात कर रहे हैं, इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलते हैं वो सामने वाले को पहले ही कम्युनिकेट हो जाता है। सो दैट इज़ वन पार्ट, दैट इज़ नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल जो है वो भी प्रैक्टिस के साथ ही हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो हमारे भाव जो है दूसरे तक जा पाए उसके लिए हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक होनी चाहिए, उसमें खुश मिजाज दिखना चाहिए। सो ये एक उसका अहम भाग है। दूसरा भाग है वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो जो हम अपने शब्दों से सामने वाले को कहकर या लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, रीडिंग और स्पीकिंग। सो भाषा जो है उस पर काम करने के चार जो हैं उसके लेग्स हैं, फोर लिम्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप देखिए बच्चा जो है वो भाषा किस प्रकार से सीखता है, वो तो स्कूल में नहीं जाता है, वो घर में होता है। वो अपने चारों तरफ माता पिता और जो माहौल में चारों तरफ जो लोग हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं उससे वो सुनता है। सुनने के बाद वो बोलना सीखता है। फिर हम स्कूल में जाते हैं, टीचर लिखते हैं और उसको देखकर फिर हम भी लिखना सीखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो चार कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोग को काम करना है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो मराठी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो तमिल है, मैंडरिन है, कुछ भी, कोई भी भाषा जो है, अगर उसको आपको सीखना है तो आपको इन चारों ही लिम्स पर काम करना पड़ेगा। सो आज हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि विश्व के लगभग 60 देशों की ये ऑफिशियल भाषा है। जो जितने बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, 85% ऑफ दोज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, आईएमएफ है,
वर्ल्ड बैंक है, जो इस तरह के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंग्लिश में काम करते हैं। 15 जो कंट्रीज़ हैं, 15 जो देश हैं, उनकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर हमको अपने देश में या बाहर जाकर भी किसी भी प्रकार का जो करियर का चुनाव करना है, उसके लिए इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका है। ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका मतलब एक कॉमन कनेक्टिंग लैंग्वेज है, एक लोगों का आपस में विचारों का आदान प्रदान करने का एक कॉमन माध्यम है। कोई भाषा जो है वो न तो सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, लेकिन वर्केबिलिटी के हिसाब से कि अगर हमको अपना काम करना है तो वर्केबिलिटी के हिसाब से जो संचार की सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड ओवर कनेक्टिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसीलिए इसका ज्ञान होना और इस पर हमारी कमांड होना ज़रूरी है। अब हम इन 4 जो लिम हैं जो मैंने अभी बात की कि उन 4 लिम्स पे हम इंग्लिश में या किसी भी भाषा में हम कैसे काम करें, क्योंकि हमारे स्कूल्स में अभी तक इस प्रकार का फोकस नहीं रहा है। सो फर्स्ट वी विल हैव टू लिसन। छोटा बच्चा कैसे सीखता है, हम लोग को भी वैसे ही पहले सुनना होगा। सुनने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो अट्यून हो जाता है। सुनने से हमारा जो भाषा के साथ कंफर्ट है, उन शब्दों के साथ जो हमारा सहजता है, उन शब्दों के साथ, उस भाषा के साथ जो हमारा जुड़ाव है वो बनने लगता है। ब्रेन उस तरह से उसको प्रोसेस करने लगता है। तो सुनना कहाँ है? न्यूज़ सुनना है। दूरदर्शन पे आप न्यूज़ सुन सकते हैं, बीबीसी पे आप न्यूज़ सुन सकते हैं। आपका कोई एक पैशन है लाइफ में, आप पेंटिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, या आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको जो कुछ भी पसंद है। आजकल इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि हर एक चीज़ के लिए जो है पॉडकास्ट हैं, हर एक चीज़ के लिए ब्लॉग्स हैं, हर एक चीज़ के लिए यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं। आप उनको देखिए, सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे आप सुनते हैं वैसे वैसे आपका भाषा के साथ में एक कंफर्ट डेवलप होने लगता है। तो आपको वो शब्द जो हैं विदेशी नहीं लगते हैं, आपको वो शब्द जो हैं आपके अपने लगने लगते हैं। जैसे कि आप अपने घर में अगर कोई भी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं कि गुजराती बोल रहे हैं, तो उसके साथ आपका कैसे एक जुड़ाव है। धीरे धीरे आप दूसरी भाषा के साथ में भी आपका वो जुड़ाव बनने लगता है। इसके लिए जो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है वो है www.britishcouncil.in। ब्रिटिश काउंसिल जो है उस पर बहुत सारी लिसनिंग एक्सरसाइजेस भी हैं। तो आप लोग उन लिसनिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए। वो 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों, और बहुत ही मतलब सहज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल शब्दों में वो बनाई गई हैं। और अलग अलग लेवल्स हैं वहाँ पे, अगर आप जाके देखिएगा। A1, A2, B1, B2, C1, C2। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एक बेसिक लेवल से और हायर ग्रेड के ऊपर प्रोफिशिएंसी की तरफ बढ़ता हुआ, उस तरह से वहाँ पे उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दे रखे हैं। और वो ओपन डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उनका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है कि अगर आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग एक्सरसाइजेस पे, लिसनिंग पे काम करना है, तो उस पर हर दिन सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट काम करना है। और आप देखिएगा कि महीने के अंदर जो है आपका जो लैंग्वेज के साथ जो कंफर्ट है, इंग्लिश के साथ जो कंफर्ट है, वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है। आपको उससे डर नहीं लगता है, आपको वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं लगती है, आपको वो अजीब नहीं लगता है। वो आप एक हमारे पास वो एक रिसोर्स है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि लिसनिंग की जो है आप सॉन्ग सुन सकते हैं, इंग्लिश की मूवीज़ देख सकते हैं। उसको एक्सप्लोर कीजिए। आजकल इतने सारे अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, बहुत तरह की सीरीज़ आती हैं। तो आप कुछ भी एक जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको पकड़कर, जो आपको अच्छा लगता है, और उसको इंग्लिश में देखने की, सुनने की आदत डालिए। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि कुछ समय के बाद आपकी सहजता उस भाषा के साथ बन गई है। दूसरा कंपोनेंट है आपका स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ग्रामर बहुत ज़रूरी है। ग्रामर हम अपने स्कूल में सीखते हैं, लेकिन ग्रामर सीखने के बावजूद हम लोग बोलने में बहुत हिचकते हैं, क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारे लिए उसमें सहजता नहीं है।
सो बोलना कैसे है? सबसे पहले तो जो भी आप दिन में पढ़ते हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अभी आप अगर स्कूल लेवल पे हैं तो अक्सर देखा गया है कि हम लोग जो है न्यूज़पेपर को उस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बस सरसरी तौर पे उसको देख लेते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सो न्यूज़पेपर पढ़ना जो है दोस्तों वो शुरू कीजिए। और न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है? उसमें जो देश या विदेश की जो इम्पॉर्टेंट जो खबरें हैं, इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, उसको पढ़ें। एडिटोरियल जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जानकारी जो है वो लेने का भी, और भाषा पर कमांड डेवलप करने के लिए भी, भाषा पर आपकी पकड़ डेवलप करने के लिए भी। तो जो एडिटोरियल है, शुरू में आप कोई भी अपना जो लोकल आपके एरिया में कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है वो ले सकते हैं। समय के साथ में आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे जा सकते हैं, और उससे भी जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है वो द हिंदू का है, तो आप हिंदू पर जा सकते हैं। सो आप आज कहाँ खड़े हैं उसके हिसाब से आप एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर का चुनाव कीजिए। देश विदेश की जो उसमें खबरें हैं वो पढ़िए। और बहुत ज़रूरी है कि एडिटोरियल, चाहे आप एक एडिटोरियल में ओपेड होता है, 2 एडिटोरियल होते हैं, तो आप चाहे सिर्फ एक पढ़िए, लेकिन उसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस तरह के आइडियाज़ पे डिस्कशन किया गया है, जो लिखने वाला है उसने किस प्रकार से जो है ना अपनी बात को कहा है। तो वो सारा आप देखिए। जो भी नए शब्द आपके सामने आते हैं, एक अपना रजिस्टर, एक अपनी कोई ऐसी डायरी मेंटेन कीजिए कि आप डिक्शनरी आपके पास में है। आजकल तो डिक्शनरी अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे भी हमारी डिक्शनरी होती है। सो डिक्शनरी अपने सामने रखिए, और डिक्शनरी से जो है उसमें से जो भी शब्द आपको मुश्किल लग रहा है, जो भी शब्द का आपको अर्थ नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, उसको नोट कर लीजिए। और डेली आपकी अगर वोकैबुलरी में 4-5 नए शब्द जुड़ते जाएंगे तो समय के साथ देखिएगा साल भर में मतलब आपका भाषा के साथ में एक अलग ही प्रकार का कमांड होगा, एक अलग ही प्रकार का कंफर्ट लेवल होगा, बिकॉज यू हैव accumulated so much of wealth of vocabulary, so much of wealth of words, and then they words, those words become your own. आप उनको खुद जब अपने शब्दों में, जब अपने लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जब लिखित में आप एक्सप्रेस करने आते हैं और उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि शब्द तो आपके ही हैं, वो फिर आपको अजीब नहीं लगते हैं. सो दे बिकम योर ओन वर्ड्स. सो दैट इज़ हाउ यू वर्क ऑन द राइटिंग पार्ट. एंड जो आपका स्पीकिंग में बात कर रही थी कि स्पीकिंग के लिए रीड अलाउड कीजिए. रीड अलाउड एज इट कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको बोल के पढ़िए. उसको बोल के जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपका जो फैकल्टीज़ हैं, आपका रीडिंग से आपका आईज़ का फैकल्टी काम कर रहा है. आप पढ़ रहे हैं तो आपका स्पीकिंग का जो आपका फैकल्टी है वो भी काम कर रहा है. आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद को बोलते हुए सुन भी रहे हैं, तो आपका सुनने का फैकल्टी भी काम कर रहा है. जो भी आइडियाज़ उसमें लिखे गए हैं उसको भी आप एसिमिलेट करने की, उसको भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा है. सो जितनी ही फैकल्टीज़ हम वी कैन पुट टू यूज़, एज मेनी फैकल्टीज़ एज वी कैन, देन वी विल हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज. हमारा धीरे धीरे जो है उसके ऊपर कमांड बनने लग जाएगा, क्योंकि हम उस भाषा में सोचने लग जाएंगे. तो स्पीकिंग के लिए जो है हिचकना नहीं है, हम उसको रीड अलाउड से शुरू करें. सबसे पहले जो भी पैरा आपके सामने, दिन में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपका कुछ सिलेबस का कुछ पढ़ रहे हैं या एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बोल के पढ़ना शुरू करें. अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करें. जो भी पढ़ रहे हैं उसको ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको सुनिए. अगर आपके आस पड़ोस में कोई इंग्लिश टीचर है या कोई आपका बड़ा है जो आपको इस बारे में कुछ गाइडेंस दे सकता है, तो उसके साथ में वो ऑडियो शेयर कीजिए. वो आपको बताएंगे कि क्या आप ठीक से बोल रहे हैं. और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर शब्द को ठीक से नहीं बोल रहे हैं, तो आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उस पर आप अगर उसमें उस शब्द को डालेंगे तो आपको वो उसका ऑडियो भी देता है. कोई भी शब्द जो है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है उसको ऑडियो भी नेट पे आपको मिल जाएगा. तो आप धीरे धीरे जो है उस तरह से बोलना शुरू कीजिए. उससे घबराइए नहीं. शुरू में बहुत गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से कभी भी घबराना नहीं है. बोलते जाना है, उनको गलतियों को ठीक करके, उनको समझ के कि हाँ ये गलती हो गई, उससे आगे निकल जाना है, पढ़ के समझ के. सो बोलने के लिए दूसरा ये है कि एक मिरर एक्सरसाइज.
मिरर एक्सरसाइज कि आप शीशे के सामने खड़े हुए किसी भी एक टॉपिक को लीजिए कि आपका जीवन में रोल मॉडल कौन है, किसको आप अपना आदर्श मानते हैं, या जीवन में आपकी एम क्या है, एम्बिशन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, किस प्रकार का समाज बनाना चाह रहे हैं, किस प्रकार का देश बनाना चाह रहे हैं। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप अपने बारे में जानते हैं, तो मिरर एक्सरसाइज एवरी डे 5 मिनट्स आप मिरर के सामने खड़े होके बोलिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं कर रहा है, कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, आपको किसी से डरना घबराना नहीं है। खुद के सामने अपनी आंखों में आंखें डाल के 5 मिनट बात कीजिए और अलग अलग टॉपिक्स पे बात कीजिए। पहले लिख लीजिए, पहले अपने विचारों को लिख लीजिए और फिर उसको बोल के देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ समय के बाद में आप एक आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे, आपको खुद बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं वाकई बहुत अच्छा बोलने लग गया हूँ। सो इस प्रकार से दोस्तों, स्पीकिंग, आपके आस पड़ोस में और भी बच्चे हैं जो इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जिनको भी भाषा पे जो है कमांड डेवलप करना है, तो ऐसे बच्चों का आप एक ग्रुप बना लीजिए। आप लोग टॉपिक डिसाइड कीजिए, हर दिन जो है आधा घंटा लगाइए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अपने आइडिया शेयर कीजिए। तो जब आप ऐसा करते हैं, जब और बच्चों के साथ में आप इस तरह से जो है ग्रुप डिस्कशन करने लगते हैं, तो भी आपको नए नए विचार आते हैं और नए नए विचारों को एक्सप्रेस कैसे करना है वो स्किल आपकी बनने लगती है। तो स्पीकिंग पे इस तरह से काम करना है। स्पीकिंग के साथ में आपको मैं एक और बात बताती हूँ जो कि बहुत ही अहम है। हमारा जो सोचने का तरीका है, हम जिस प्रकार से सोचते हैं, हम जो हमारी मातृभाषा है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है, क्योंकि वो सबसे पहली भाषा, वो सबसे पहले शब्द होते हैं जिसको हमने सुना होता है, जिसमें हमने बोलना सीखा होता है। तो जब भी हम सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब भी हम सोचते हैं तो बहुत ही सहज तरीके से हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी में सोचती हूँ, अगर आपकी मातृभाषा मराठी है तो आप मराठी में सोचते हैं। तो इस प्रकार से हम उसी भाषा में सोचते हैं। अब अगर हमको एक नई लैंग्वेज स्किल डेवलप करनी है तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप जब सोचें तो उस भाषा में सोचने लगें। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इवन इफ यू आर सेइंग समथिंग इन हिंदी, इन मराठी, how will you say it in English? So when you start doing that, automatically धीरे धीरे आपके words जो हैं और जो sentences हैं वो बहुत ही आराम से, सहज तरीके से आपके मुंह से निकलने लगेंगे। अगर हम उस भाषा में सोचते नहीं हैं, अगर उस भाषा में हम लोग सोच नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा कि हम उस भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि ब्रेन जो है वो भी पैटर्न्स बनाता है, न्यूरल पाथवेज बनाता है। सो जैसे जैसे आप सुनते हैं वैसे ही अगर आप बोलने लगते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं माइंड में, एक ब्रेन का पैटर्न बनने लगता है दैट ओके, आई एम कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। देयर इज नथिंग दैट आई शुड बी स्कैर्ड ऑफ, देयर इज नथिंग दैट आई शुड बी अफ्रेड ऑफ। सो आप लोग वो थिंकिंग इन इंग्लिश करने लग जाइए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, एडिटोरियल पढ़िए और उस एडिटोरियल को पढ़ के जो है रीड अलाउड कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, खुद उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, या आपके घर में कोई बड़ा है जो आपको गाइड कर सकता है, कोई टीचर है आपके आस पड़ोस में जो आपको गाइड कर सकता है, तो उससे उसको सुनवा के फीडबैक लीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। बोलने के लिए कुछ चीज़ों का और हमको ध्यान रखना होता है कि हम जब बोलते हैं तो हम किस पेस पे बात कर रहे हैं। क्या हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, क्या हम बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या हमारी वॉइस में जो मॉड्यूलेशन है, अप एंड डाउन है, वो सही तरीके से आ रहे हैं, क्या दो शब्दों के बीच में क्या गैप है, क्या हम शब्द मिक्स तो नहीं कर दे रहे हैं जिसकी वजह से जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को सुनाई ही नहीं ठीक से पड़ रहा है। तो जो भी हम बोलें वो सामने वाले को ठीक से सुनाई पड़े, उसके लिए हमारा भाषा पर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उसका मॉड्यूलेशन, इन सब पे हमको काम करना पड़ता है। इस सब पे काम करने के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लिसनिंग पे काम कीजिए। उस लिसनिंग से ही ये आपको पता लगेगा, आप में वो अलर्टनेस आ जाएगी कि हाँ देखो ये एंकर कितना अच्छा बोल रहा है। या इंटरव्यू जो है, मैं कुछ
लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। बराक ओबामा की मैं जो स्पीचेस सुनती हूँ उससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। वो एक बहुत ही नेचुरल स्पीकर हैं। तो आप देखिए कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं, उनका किस तरह से सहजता है स्टेज के ऊपर। तो उस तरह से जब भी आप किसी एक अमिताभ बच्चन जी जो हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कितनी सहजता से, कितनी अच्छे से संवाद करते हैं। ये जो स्किल है, ये स्किल एक दिन में नहीं आती है, ये प्रैक्टिस से आती है। वो बहुत ही उन्होंने इस स्किल के ऊपर ये एक तरह की तपस्या है जो उन लोगों ने की है। तो आज वो इतने सहजता से बोल पाते हैं कि आपको लगता है कि उनको तो बहुत अच्छे से आता है। वो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आते हैं दोस्तों रीडिंग पे। हमको क्या रीड करना चाहिए और कैसे रीड करना चाहिए। एक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमको न्यूज़पेपर में जो है एडिटोरियल डेली पढ़ना चाहिए, और उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए वो भी मैंने थोड़ी सी आपसे बातचीत की थी कि हमको उसके आइडियाज़, किस तरह से उसने पैराग्राफ्स बनाए हैं, किस तरह से उसने जो डेटा स्टैटिस्टिक्स जो हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को रखने के लिए, उसने किस तरह से डेटा और स्टैटिस्टिक्स को सामने रखा है। अगर आपको यही बात कहनी होगी तो आप इस बात को किस प्रकार से कहेंगे, क्या आप उसके विचारों से सहमत हैं कि नहीं हैं। जब आप अपनी NCERT पढ़ते हैं उसमें भी आप देखिएगा, कोई भी जो चैप्टर आप लीजिएगा उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी ऑफ पैराज होते हैं। बॉडी ऑफ पैराज भी सीक्वेंशली फ्लो करते हैं कि एक पैरा में एक प्रकार की थीम डिस्कस की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट थीम डिस्कस की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट थीम डिस्कस की जाती है, और अंत में एक कंक्लूजन होता है। तो जब आप भी लिखित में अगर अपनी प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, तो आप उस स्ट्रक्चर से अगर फेमिलियर हो जाएंगे, उस स्ट्रक्चर पे अगर आप अलर्ट होके देखने लग जाएंगे, आपकी अटेंशन उस तरह से बनने लग जाएगी, तो आप लिखने में भी उस प्रकार की स्किल जो है डेवलप कर पाएंगे। सो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ भी रहेंगे, आपके पास अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जो हैं आप पकड़ पाएंगे कि ये सेंटेंस कितना अच्छा है और काश मैं इस प्रकार से लिख पाता, काश मैं इस प्रकार से बोल पाता। आपको नए नए शब्द मिलेंगे, और शब्दों में जो है नुआंसेस होते हैं, उसकी जो है बहुत सारी परतें होती हैं कि एक शब्द को जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो जैसे जैसे आप वो शब्द जो है अलग अलग शब्दों से आपकी जानकारी होने लगती है, तो आपको सही स्थान पर सही शब्द जो है उसका इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों राइटिंग की। रीडिंग के लिए मैं आपको कुछ रिसोर्स मटेरियल बता रही हूँ कि NBT की जो किताबें हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट की जो किताबें हैं, वो बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत तरह के उन्होंने टॉपिक्स पे बच्चों के हिसाब से बहुत सारी जो है उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। आपकी खुद की जो सिलेबस की NCERT किताबें होती हैं वो बहुत अच्छी किताबें होती हैं। कुछ जो महापुरुष होते हैं उनकी जीवनियाँ जो होती हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा जो क्लासिकल नॉवेल्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी तरह की आप फिक्शन, नॉन फिक्शन रीडिंग का जो आपका ये जो हैबिट डेवलप करेंगे, उससे आपका एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास डेवलप हो जाएगा। भाषा से आपको एकदम प्रेम हो जाएगा और शब्दों से आपको प्रेम हो जाएगा। अगर जब आप पढ़ना अच्छे से लग जाएंगे तो लिखने में भी आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं राइटिंग की। सो राइटिंग में जब आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या आपका सिलेबस का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अपना एक ऐसा रजिस्टर बना लीजिए, अपना एक ऐसा कोई डायरी बना लीजिए कि आपने अगर 1000 शब्दों में कुछ पढ़ा है तो आप उसको 100 शब्दों में, आप अपने दिन में उसको एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे ये एक एडिटोरियल 1000 शब्दों का पढ़ना है, और किसी समय बैठ के मुझे 100 शब्दों में इसका प्रेसिस टाइप लिखना है, मुझे इसको 100 शब्दों में कंडेंस करके लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपको वो आइडियाज़ भी आएंगे, आपको वो स्ट्रक्चर बनाना भी आएगा, आपको वर्ड्स भी आप नए नए सीखिएगा, आप नए नए सेंटेंस भी आप सीखेंगे। सो इस प्रकार से जो है राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग के जो है आगे एग्ज़ाम्स में कई प्रकार की थीम्स आती हैं। अगर आप देखिएगा कि जो डिफरेंट तरह के जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, SSC है, UPSC है, बैंकिंग है, या रेलवेज़ की जो सर्विसेज हैं, या आपकी जो स्टेट की जो भर्तियां होती हैं, उसमें जो है कुछ थीम्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें सब में आते हैं। ऐसे है,
या आपकी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है, या आपकी सिनोनिम एंटोनिम है, या आपके प्रेसिस है। सो ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो सभी एग्जामिनेशंस में किसी न किसी प्रकार से उन पे पूछा जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा कि कैट वगैरह के जो एग्ज़ाम में है उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी दूसरा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह के जो है टेस्ट किए जाते हैं। जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं आगे चल के, तो वहाँ पे भी आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, आपका एक रिज्यूम बनाना होता है जो कि आपका बायोडाटा है, और आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं जिसमें एक तरह से आपका वो ऐसे राइटिंग स्किल जो है या जो भी राइटिंग स्किल है वो टेस्ट होता है। सो इस सब के लिए आज आप अगर 11th-12th में हैं, आज अगर आप स्कूल में हैं, तो आपके लिए राइट टाइम है कि अभी से आप इस बारे में सोचने लगें कि मुझे इस स्किल पे कैसे काम करना है। उस स्किल पे कैसे काम करना है मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले जो है आप डेली एडिटोरियल पढ़िए, या आप एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको 100 शब्दों में लिखना शुरू कीजिए। अलग अलग विधा का अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है। अगर आप लेटर की बात करें तो लेटर का राइटिंग स्टाइल अलग होता है। अगर हम रिज्यूम बना रहे हैं तो हम अलग तरह से लिखते हैं। अगर हम एसे लिख रहे हैं तो हम अलग तरह से लिखते हैं। अगर हम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम अलग तरह से करते हैं। तो हमको खुद को उन सब चीज़ों से भी फेमिलराइज करना होगा कि किसी भी प्रकार की जो बात कहने का जो अलग अलग स्टाइल्स हैं राइटिंग के, ऐसे है या प्रेसिस है या कॉम्प्रिहेंशन है या लेटर राइटिंग है या रिज्यूम राइटिंग है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइटिंग है, ये क्या है, इनके बारे में नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, टेम्पलेट हैं, सैम्पल्स हैं, उनको देखिए और अपना उसी प्रकार का बनाने की कोशिश कीजिए। सो जब आप इन सब पे काम करने लगते हैं, बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए RS अग्रवाल की किताब है, SP बख्शी की किताब है, किरण पब्लिकेशंस की किताब है। तो इस प्रकार से बहुत सारी किताब भी जो हैं, बहुत सारी बुक्स भी, मटेरियल जो है ऑलरेडी नेट पे और जो ओपन डोमेन में और किताबें जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो सोर्सेज हैं उस तक मतलब अपना फैलाव बहुत नहीं करना है, सोर्स अपने लिमिटेड रखने हैं, लेकिन टॉपिक्स जो आपको पता है उन सब टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप अभी से इस तरह की जो तैयारी है शुरू कर देंगे, इन सारे चारों कंपोनेंट्स पे आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर देंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और कॉन्शियस हो जाएंगे कि मुझे ये स्किल जो है, आई वॉन्ट टू डेवलप दिस स्किल, आई वॉन्ट टू बी अ गुड communicator, I want to be a good speaker, I want to speak on the stage with confidence, I want to be very good at the interviews. So जब आप ये सब आज से इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे और एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तो आप देखिएगा कि कुछ महीने के अंदर ही आप में बहुत बदलाव आ गया है, एंड यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, यू राइट वेरी ल्यूसिडली। तो आपकी जो लिखित की है और आपकी जो स्पोकन की जो लैंग्वेज स्किल्स वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन चारों कंपोनेंट्स पे ध्यान दीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों भाषा जो है वो हमेशा करते रहने का काम है, ये एक निरंतर प्रयास का काम है, ये एक तरह की तपस्या है, एक तरह की साधना है। तो इस पे हमेशा हमको काम करते रहना होगा। जो लोग हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं या जो लोग मराठी मीडियम में, गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हाउ डिड आई लर्न, हाउ डिड आई डेवलप माई कम्फर्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज। आई कम फ्रॉम हरियाणा and I went to a government school where I did not study in English medium, I studied in Hindi medium. So अब जब मुझे 11th-12th में साइंस साइड लेना था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई कि इंग्लिश में कैसे, हिंदी में पढ़ाई की थी तो उस समय पे कि एनर्जी, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये जो बेसिक शब्द हैं उनको सीखने के लिए भी मुझे प्रयास करना पड़ा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो गया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैथ साइंस ठीक ठाक से आते थे तो सब्जेक्ट्स पे कमांड ठीक थी, हमने कर ली। लेकिन जिस वक्त कैंपस सिलेक्शन की बारी आई दोस्तों, तो मैं कैंपस में सिलेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता था। आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड नोबडी हैड टोल्ड मी हाउ टू डेवलप दोज स्किल्स एट दैट टाइम।
So for me that was like a setback, that how come I did not clear the interview, how come I did not get selected, because I was always a topper, I was always doing well. So I thought maybe I'll be able to do it, but I had never worked on it. It's not that I did lack the skill or I could not develop it, but I never worked on it. So हम लोग जिस पे काम करते हैं उसकी साधना करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, लेकिन मैंने उस समय तक वो साधना नहीं की थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आज बता रही हूँ कि इस पर्टिकुलर स्किल पर अभी से काम करना शुरू कर दें। फिर मुझे जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी तो मेरे फादर साहब ने मुझे कहा कि आप हिंदी मीडियम में ही लिखो, क्योंकि आपको इंटरव्यू में दिक्कत होगी और आप इंग्लिश में तो ठीक से बोल नहीं पाएगी, तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। So that was when I decided that I want to let go of this fear of English language. Why should I, feel that I cannot speak in English? Why should I not get good marks in interview? Why should I not start speaking right away? I mean, let it be. गलत बोलूँगी तो गलत बोलूँगी, but सीख जाऊँगी। So दोस्तों, मैंने इस तरह से बोलना, आप सोचिए, ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया, और धीरे धीरे जो है मैं गलत बोलती थी। आसपास के कुछ लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे, शुरू में खुद को भी अजीब लगता था, लेकिन मैंने जो है ये ज़िद थी कि मुझे सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न दिस स्किल, आई वॉन्ट टू बी comfortable with this language. Why should I fear? Why should I be afraid? So जैसा जैसा ऐसे करने लग गए तो समय के साथ में जो है उसके साथ कंफर्ट भी आ गया। तो यही जो है ये आपके लिए भी संभव है। अगर आप आज हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या आज आप गुजराती मराठी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो आप जो है दूसरी भाषा पर कमांड डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इंग्लिश, आने वाले समय में हो सकता है कि स्पेनिश, हो सकता है कि मैंडरिन, हो सकता है जैपनीज़, पता नहीं किस भाषा की हमको स्किल्स की ज़रूरत हो, लेकिन किसी भी भाषा की स्किल्स जब हमको डेवलप करनी होगी, इन्हीं 4 लिम्स पे काम करना होगा। आज हमने इंग्लिश की बात की है, आप आने वाले समय में किसी और भाषा पे भी आपकी रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं। सो या दिस इज़ इट दोस्तों। या थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Can we have questions? कोई लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं कमेंट्स बॉक्स में देख नहीं पा रही हूँ। Right, okay, let me go to the questions. Sorry, I wasn't very familiar with this format, so yeah. Yeah, so Shreya is asking, some people are good at writing English, but while speaking they fumble. How to overcome that? So Shreya, as I told you, start speaking right away. Don't get kind of stopped that I will be fumbling.
जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग राइट अवे। और मिरर एक्सरसाइज, इससे पहले कि आप पब्लिक में बोले, अपने आप के साथ में बोलिए, रीड अलाउड कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उनके साथ बोलना शुरू कीजिए। तो जैसे जैसे आप कीजिएगा वैसे ही आपको लगेगा कि आप फंबल नहीं कर रहे हैं। आई यूज्ड टू डू दैट, आई हैव डन दैट, and I can tell you with confidence that you will be able to do that too. Sony is asking, ma'am, how English speaking is related to personality development. See, personality development एक जो है larger area है। personality development आपका कैसे होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, जब आप स्टेज पे जाकर ड्रामा करेंगे, जब आप कुछ भी कोई बहुत तन्मयता से जो भी स्किल आप डेवलप करेंगे, तब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और आपका एक्सप्रेशन जो है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इसीलिए इंग्लिश जो है, क्योंकि ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका है, हम लोग को अपने कम्युनिकेशन के लिए इंटरव्यूज़ में या स्टेज समारोह वगैरह में हमको इंग्लिश बोलना होता है, ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है ये। इंग्लिश इज़ नॉट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन उसका एक हिस्सा है ये। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ब्रॉडर एरिया है। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर फ्लुएंसी इन इंग्लिश? सो एज आई टोल्ड यू राजेंद्र दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। रीड अलाउड, रीड अलाउड बहुत ही अच्छा है। 1 महीने के लिए खाली रीड अलाउड करके उसका रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए और उसके बाद देखिए। पहले क्या होता है कि हम, क्योंकि उस भाषा पे कभी हमने काम नहीं किया है, तो वो हमारे मुंह से बहुत आसानी से वो शब्द निकलते ही नहीं हैं। तो पहले तो रीड अलाउड कीजिए, उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको सुनिए, फिर मिरर एक्सरसाइज कीजिए, फिर दोस्तों के सामने बोलने लगिए, फिर अपने ग्रुप डिस्कशंस करने लगिए। सो धीरे धीरे जो है आपकी फ्लुएंसी उसमें इम्प्रूव हो जाएगी। Why is English important to speak instead of Hindi, as Hindi is our national language? हर्ष। सो हर्ष, मैं पहले ही आपसे ये बात कर चुकी हूँ कि कोई भी भाषा हीन नहीं है, कोई भी भाषा जो है सुपीरियर नहीं है। लेकिन अगर वर्क की मेरी भाषा इंग्लिश है, अगर विश्व के साथ हम लोग को जो ट्रांजैक्शन करना है, ट्रेड करना है, अपने जो संवाद करने हैं, अगर उसकी भाषा इंग्लिश है तो मेरे लिए वो सीखना ज़रूरी है। हो सकता है कल लोगों के लिए हिंदी सीखना ज़रूरी हो जाए, क्योंकि विश्व की जो है मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन इंडिया में होगी, और जो इंडिया है विश्व गुरु बन रहा है, बहुत सारे देश भी हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्योंकि विचारों का आदान प्रदान करना है, इसलिए हमें वो भाषा सीखनी ज़रूरी है। हिंदी से न वो कम है न वो ज़्यादा है, सारी भाषाएं इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश राइट अप? शिवली। So Shivli, I have discussed that you start, noticing how the good writers write. Editorial जो लिखते हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे के राइटर हैं. They are the best of the authors. When their articles are published, that means that they have worked on their language for a very long time and they've developed a command over the language. So how did they develop it? By doing it, by consistently practicing it. तो आपको वही करना होगा कि आप पढ़िए, जब आर्टिकल आते हैं न्यूज़पेपर में तो उसको ध्यान से आप देखिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने कैसे लिखा है, उसको हर दिन कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उस 1000 शब्दों को अपने 100 शब्दों में लिखिए, जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको लिखिए। जैसे जैसे आप ये करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी। नए शब्दों का, नए सेंटेंसेस का चुनाव कीजिए और उनको इस्तेमाल करने लग जाइए जैसे कि वो आपके अपने हैं। तो डिक्शनरी सामने रखिए और अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए। जैसे जैसे ऐसे कीजिएगा तो आपका राइटअप इम्प्रूव होने लगेगा। गुरमीत is asking a question. So to me it appears how we learn and adopt new words. So learn and adopt new words. Maintain a diary. Read every day 5 to 10 new words. डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखिए, उसका यूसेज देखिए, आपकी डायरी में उसको लिखिए और अगली बार जब आपको राइटअप लिखना है, आपका कुछ भी लिखना है तो उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जब आपको कहीं बोलना है तो उन शब्दों को आप बोलिए। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है आपकी वोकेबलरी रिचर एंड रिचर होती जाएगी। If no one is judged in front of mirror, how will we get our loops in English? So probably Harsh wants to say that अगर हमको कोई जज नहीं कर रहा है तो हमारा
जो गलतियां हैं वो कौन बताएगा। शुरू में जो है मैं कहूँगी कि आप गलतियों से ज़्यादा जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो आपका कंफर्ट है उस पे काम कीजिए, कि आपके मुंह से वो शब्द जो है निकलने लग जाएं। शुरू में क्या होता है कि क्योंकि हमने ये भाषा कभी बोली नहीं है तो हमारे मुंह से निकलती ही नहीं है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इनिशियली इज़ टू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. So as you start speaking, as you develop fluency, as you develop comfort, then you can, maybe record your audios and send to a senior, somebody who can judge and tell you that whether you are speaking properly, whether there are grammar errors, whether there are some modification is required in the diction, modulation or pronunciation. So those things somebody can point out to you, but that stage will come once you have started the basic steps. तो उस पे पहले काम कीजिए हर्ष. Rajinder Singh is saying yes, first think in Hindi, then convert it to English. That is how we do it as of now. What we have to do is, what will be revolutionary is that we start thinking in English. We start thinking in English. How will I say? If I have to say this thing in English, then how will I say it? When you start doing that, your comfort with language improves. How can we improve whenever we speak mother tongue? Balwinder is asking a question. Probably he means to say, he's saying whenever we speak mother tongue is there, how we can improve this? Probably he wants to say कि जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो मैं बात करते करते हिंदी पे आ जाता हूँ. आई नो दैट, आई बीन देयर, सो आई नो दैट हैपन्स. सो बिकॉज माई लेवल ऑफ कम्फर्ट विद हिंदी इज़ मच बेटर देन माई लेवल ऑफ कम्फर्ट विद इंग्लिश. Let that be. In the initial phase it's okay. If you start speaking in Hindi, it's okay. But by and by you notice and discover that you do it, and then you correct it. As you do it, correct it, every next time your comfort will improve. Every next time you will know that okay, I did that last time, this time I will not do it. Okay. Influence of mother tongue mainly in terms of accent. Yes, that's a very good question. I have told you that the British Council is a very good resource. They have provided the listening exercises, and those exercises are 5 to 7 minutes each. And if you listen to how they speak, you get to know that how the natives pronounce a certain word, how the natives say it, how the natives express themselves. So when you start noticing, when your brain starts noticing, your ears are alert to it, then you can start speaking also like that. It's not so difficult. Okay, but you need consistent practice. Also, you should watch some good English movies. Yeah, I learn more words while watching movie caption. Yeah, exactly. So you must watch some good movies. So that's fun also, and that's learning also. So watch movies, be attentive, maybe initially with the subtitles and then without subtitles. That is how I did it. When we learn new words, but after some time we forget it because due to not use in daily work, how we can get this. So what he probably wants to say, Rajinder, what you probably want to say, that how do I make the word my own? So as I told you that you write down the words, 5-10 words daily, whatever you learn, you write down in your diary, and next time when you write or next time when you speak, start using that word. See how that word is used, whether that's a noun, whether that's a verb, how is usage में देखिए डिक्शनरी के उसके अलग अलग यूसेज को लिख लीजिए, और जब आपको अगली बार से लिखने की बारी आएगी, यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, यूज दैट वर्ड. व्हेन यू यूज दैट वर्ड 3, 4, 5 times in writing and speaking, that word becomes your own. It's not a foreign or a new word anymore. That's your word now. That's how you do it, right? Some people learn more by listening over reading. Listening is very important. 2 कान हैं हमारे, 1 मुंह है. That's what the elders say. So listening is very important. Listening से our brain gets attuned to that language. So listening is very, very important. Somebody has written a very long word. I can't read that. How to keep on enhancing English language skill every day. So Dhwani, as I've discussed that, all the 4 limbs. Daily, all the 4 limbs. Remember the 4 limbs. That is listening, speaking, reading and writing. Listening, speaking, reading and writing.
इन चारों लिम्स पे हर दिन काम कीजिए और आप देखिएगा कुछ ही समय के अंदर योर लेवल ऑफ कंफर्ट विद लैंग्वेज हैज़ गॉन वेरी हाई एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली with confidence in writing and in speaking. What are the attractive basic words which you can use in daily life? क्या लिख रहे हैं? What are the basic attractive words which we can use in our daily life? So basic attractive words, I don't quite get that phrase, but what I understand out of it is, Rajinder, that probably you want to know that how do I communicate with people in daily life. तो उसके लिए भी आई हैव रिकमेंडेड लिसनिंग एक्सरसाइजेज. उसमें बहुत तरह के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आप लाइब्रेरी में जाइएगा तो कैसे कन्वर्स कीजिएगा, आप स्विमिंग पूल में जाइएगा तो कैसे कन्वर्स कीजिएगा, आप इंटरव्यू सेटिंग में हैं तो कैसे कन्वर्स कीजिएगा. तो उस सब के ऊपर वहाँ पे एक्सरसाइजेज दी गई हैं, तो वो आप सुनिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि आप डेली यूज़ में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. What is better to improve listening, watching English movie without subtitle or reading novels? See, दोनों की अपनी जगह है. Both are important. Listening is important to know that how people speak, how what is their how do they pronounce a word, modulation, diction, pronunciation. For all these, you have to notice how people speak. And reading is important to get hold of the new words, new sentences, the structure of how to express yourself in writing. So both are important. Many young and vibrant writers and bloggers how to write exactly what we think without being deviated from our workflow. Shirley is asking that how do I write like a blogger? Start blogging. That's how you start doing it. And before you feel that you are confident enough, then what you do is पहले अपने डायरी में लिखिए. Start writing in your diary every day. Write whatever comes to your mind, even your emotions and feelings. Maintain a diary for that. You will get a clarity of who you are, who you want to be, where you want to go in life, what you want to do. So a lot of things, we in that age, in our youth, we struggle with so much of कि ये करना है, वो करना है, क्या करना है, पीपल्स एस्पिरेशन, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड योर ओन dreams, and so there is lot of stuff going on inside our head. So get sorted and start writing. So as you do that, then एक बार आपको उस पर confidence आ जाएगा तो you can start blogging also. Yeah, Gaurav is saying that your way of expressing was very effective, madam. Thank you so much. Very inspiring. Thank you, Gaurav. Dhwani, which app would help in building confidence in English language? So there is a Duolingo app, Dhwani, which is like for various languages. So you can refer to the Duolingo app. Renan Martin help in improving? Yes, of course. Renan Martin is a basic grammar book. Everybody must have a copy of it. Everybody must practice it. So Renan Martin is the basic grammar book. बहुत ही जो है, बहुत सालों से बहुत लोगों की परखी हुई ही इस्तेमाल की हुई ये बुक है. तो इससे आपको ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. लेकिन स्पीकिंग के लिए मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको ग्रामर पे परफेक्ट कमांड एकदम से होना ज़रूरी है. पहले वो जो आपका हेजिटेशन है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है. और जैसे जैसे आप लिसन करते हैं तो आपका जो उसके साथ जो कंफर्ट है और जो स्ट्रक्चर कैसे होता है भाषा का, वो आप सीखने लग जाते हैं. आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो है वो कभी भी ग्रामर नहीं सीखता है, लेकिन वो ठीक ही बोलता है. जिस भी भाषा में वो बोलता है, जो उसके सराउंडिंग की भाषा होती है उसमें वो ठीक बोलता है. उसको ग्रामर किसी ने सिखाई नहीं है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, कोई उसको नहीं सिखाता है. लेकिन वो चारों तरफ देखकर उसको सीख कर ही समझ जाता है कि इस तरह से बोलना है. इसलिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो पैरेलली करते रहिए. ग्रामर पे काम करना ज़रूरी है, लेकिन ग्रामर पे अगर अभी तक काम नहीं किया है, उस पर काम करना अभी बाकी है, तो अपने आप को हम रोकेंगे नहीं कि हम बोलने से रोकें या सुनने से रोकें. सो सुनना शुरू कीजिए और बोलना शुरू कीजिए. इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. सो एनी मोर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? So I think we are done here.
So yeah, friends, so that is it. Mm, yeah, yeah. So some people are writing that it was a good session. Thank you so much. Yeah. So any more questions, or should we close for the day? And my best wishes to all of you. And you people are the future leaders. You people are the future of this country. And language is one important skill. Communication is a very important skill in life, to communicate, to express ourselves. तो इस पे आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए. Yeah, thank you. Thank you all of you. All the best.